के लिए बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां सुरक्षा के चलते लाल किला 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है। मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। आसपास के इलाके में जो रूट है वो भी डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक को भी अभी के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षा के चलते कदम उठाए गए हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, जिसे हमने देखा कैसे बीती रात वहां बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद में 9 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला बंद हो गया है। आंचल यादव जो कि ताजा अपडेट के साथ में जुड़ गई हैं, जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है, साथ ही साथ लाल किला भी बंद कर दिया गया है, ये सब कुछ सुरक्षा की दृष्टि से है। आंचल, बिल्कुल, देखिए 13 नवंबर तक सुरक्षा के लिहाज से और खास करके जो सबूत लगातार जुटाए जा रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए लाल किले को आम जनता के लिए जो आवाजाही है वहां पर 13 नवंबर तक के लिए उसको बंद कर दिया गया है। और देखिए मैं क्योंकि उसी एरिया में मौजूद हूँ, आपको आंचल आप रहिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से दिल्ली में जोरदार ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद 12 अलग अलग राज्य जहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें उत्तराखंड भी है, वहां भी ये जरूरी इंतजाम सुरक्षा को देखते हुए हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली, देश की राजधानी में बड़ा धमाका कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है धमाके की तस्वीरों के बाद क्या हो सकता है? ये देखिए, मैं जहां तक संभावना है, मुझे तो पूरी संभावना लग रही है कि ये कहीं ना कहीं आतंकवादी वारदात है। ये पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर का फॉल आउट है। हमें पता है जैसे मोहम्मद के जिस तरह से उसके हमारे मसूद अजहर के पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था, कहीं ना कहीं वो रिवेंज है। और जो आईएसआई है, जैसे वो प्रॉक्सी वार के गेम में वापस आ गया और इस बार उन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया था, लगता है इसीलिए 6 महीना लगा। और मेरे अपनी आशंका है कि ये जो फरीदाबाद से पकड़ा गया है गैंग, तो हो सकता है ये कई शहरों में एक साथ ब्लास्ट करते हैं ये लोग। और इसीलिए चूंकि उमर मोहम्मद का नाम सामने आ गया, उसके बाकी साथी पकड़े गए, तो इसलिए उसने फिर ये सोचा कि वो पकड़ा जाएगा, उससे पहले ही उसने ब्लास्ट कर दिया है। फ्रस्ट्रेशन में कहिए या इसलिए कि उसे पकड़े जाना श्योर था, तो इसीलिए उसने ये बड़ा ब्लास्ट किया है। तो ये मेरी अपनी ओर से मेरी वो है थिंकिंग। चूंकि आप उत्तराखंड के डीजीपी भी रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है ये देश के लिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले माना जाता था, अब गुजरात, हरियाणा, यूपी, अलग अलग जगह से ये आतंकी निकल रहे हैं। और आपने कहा जल्दबाजी में हो सकता है दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया हो। जिस तरीके से फरीदाबाद से ये बड़ी रिकवरी हुई थी, खतरा अभी भी बना हुआ है लगता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, खतरा बिल्कुल बना हुआ है। और हमारी सारे देश को, सारे देशवासियों को, सारे देश की पुलिस को सुपर अलर्ट मोड में रहना होगा, तभी हम इसको जाके इस खतरे से पार पा सकते हैं। और सर्टेनली वी विल, बट ये एक प्रकार से एक बड़ा हमारे ऊपर फिर से एक आतंकी प्लान है, आतंकी हमला है, और उसको मिल करके एकजुट होकर के हम पूरे देश को लड़ना पड़ेगा। कोई लूप होल इसमें लग रहा है आपको? क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली का मामला है, कोई कोई ये छोटा मोटा देखिए, शहर लूप नहीं। होल की जहां तक बात करें, मैं तो कहूंगा सुरक्षा एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस ने फाइनली पूरा पकड़ लिया था ना, पूरा मॉड्यूल बस्ट कर दिया था। बट सारे लोग तो एक साथ नहीं पकड़े जा सकते, समय लगता है। तो मैं इसमें किसी तरह के लूप होल की बात नहीं कहूंगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो हालांकि सूत्रों के वाले से है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, कुछ फ्यूल बॉम्ब हो सकते हैं, ये इस तरह के बॉम्ब है जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और चुना भी गया लाल किले के पास वाला एरिया, जहां ऑलरेडी भीड़ बहुत ज्यादा होती है। देखिए, ये तो समय बताएगा कि कौन सा एग्जैक्टली वो था विस्फोटक। बट जहां तक संभावना है, मुझे लगता है अमोनियम नाइट्रेट होगा, क्योंकि इस गैंग ने वही इकट्ठा किया हुआ था और वो इसने पहले से गाड़ी वाड़ी में भर रखा होगा। तो मुझे संभावना उसी की ज्यादा लगती है। सर, लेकिन आप कह रहे हैं लूप होल से, लूप होल वाली बात से आप कह रहे हैं कि मैं एग्री नहीं करता। यहाँ सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में अगर विस्फोटक है तो ये कहीं ना कहीं तो कमी रह गई ना। मैं, देखिए, पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपको बता दूं, अमोनियम नाइट्रेट बाकी और बहुत जगह पे भी ब्लास्ट में भी यूज किया जाता है, जो रोड्स वगैरह में। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये इसको मतलब उस तरह से एग्जैक्टली आप लूप होल की लैंग्वेज में यूज करें। और जो आतंकी लोग हैं, वो तो जाने क्या क्या रास्ते अपनाते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी सफलता है कि गैंग को जो है पकड़ लिया गया, इतने किलो जो है विस्फोटक बरामद हो गया, नहीं तो जाने कितने शहरों में और कितनी जगह ब्लास्ट कर सकते थे। तो मैं पॉजिटिव साइड को देखना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है अभी कौन कौन से राज्य इस खतरे के दायरे में आते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि इंतजाम अभी उत्तराखंड में भी है सेफ्टी सिक्योरिटी के।
देखिए, जहाँ यूपी, दिल्ली और इसके आसपास के एरिया तो है ही है। इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी महाराष्ट्र वगैरह, जो पूर्व में मुंबई हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है, वो निशाने पर रही आतंकियों की। तो मैं तो कहूंगा पूरे देश को अलर्ट होने की जरूरत है। अच्छा, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला ये हो सकता है क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने ठान लिया कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से एक बड़ी चोट थी आतंक पर पाकिस्तान में, उसका बदला लिया जाए। और बदला लेने में भी किसी और राज्य को नहीं चुना गया, किसी और शहर को नहीं चुना गया, दिल्ली चुना गया। ये जानबूझकर किया गया होगा क्योंकि देश की राजधानी ये है। बिल्कुल पॉसिबल है, बड़ा मैसेज देने के लिए। पर मुझे लगता है ये कहीं कई जगह पे एक साथ प्लान होना था। ये तो इसने फ्रस्ट्रेशन में किया है उमर ने। ये मुझे ऐसी संभावना लगती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्लीज। जी जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने Thank के you. लिए। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ में जुड़े थे, जो बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। साथ ही साथ वो एक तरीके से कह रहे थे कि ये तो कामयाबी भी है ना कि अब तक इतने जो आतंकी हैं वो पकड़े गए हैं, या फिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया है। अब जहां जहां इसके कनेक्शन जुड़े होंगे, जहां जहां तार जुड़े होंगे, वहां वहां भी जांच एजेंसियां पहुंचेंगी। जो कार i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही। HR यानी कि हरियाणा का इसका नंबर है। दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद सलमान ने इसे खरीदा था, फिर आगे बेच दिया गया। फिर जम्मू कश्मीर के रहने वाले तारिक और फिर उमर मोहम्मद ने इसे खरीदा था। उमर मोहम्मद जो कि जैश से जुड़ा हुआ अभी तक बताया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए LN राव सर भी जुड़ गए हैं, पूर्व DCP दिल्ली पुलिस। LN राव सर, जो ये घटना सामने आई है, दिल्ली वालों को ही नहीं देश भर को डरा रही है, सहमा रही है। इतना जोरदार ब्लास्ट, आपको क्या लग रहा है किस तरीके का विस्फोटक ये हो सकता है? कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? राव सर, अनम्यूट कर लें खुद को, आप म्यूट हैं शायद। नमस्कार मैम जी। ये अभी तक की जानकारी के हिसाब से, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से अभी तो क्लियर हो चुका है कि ये टेररिस्ट अटैक है, क्योंकि पुलिस ने UAPA एक्ट में, यानी टेररिस्ट से रिलेटेड जो केस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उसमें केस रजिस्टर कर लिया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को हैंडओवर हो गई है। और ये कोई वो जो आप बता रहे हैं कि शायद वो नहीं है, ये जो खाली जो CNG ब्लास्ट वाला मुझे नहीं लग रहा है। ये डेफिनेटली ये सोची साजिश का हिस्सा है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत दिनों से दिल्ली आसपास में नहीं हो पा रही थी इनसे। और खासतौर से सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था, और अपने जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको साथ लेकर ये मुझे लगता है कि इन्होंने ये कार्रवाई की है। और अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा कुछ पता लग जाएगा कि क्या है। जितना बड़ा धमाका, कोई ये सिंपल एक्सीडेंट नहीं हो सकता, बहुत बड़ा धमाका है। लोगों की आवाजें हमने सुनी है, लोगों ने जो बताया वो सुना है मौके पर, और इसको बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेजी से चल रही है इसमें। हरियाणा के फरीदाबाद से जिस तरीके से आतंकी पकड़े गए और जिस तरीके से बड़ी रिकवरी हुई, उसके बाद ये लग रहा है कि शायद जल्दबाजी में ये जो शख्स था कार लेकर भागा, जिसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था, और करना तो बाकी जगह भी ब्लास्ट था, लेकिन जाकर दिल्ली में कर दिया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कर दिया। इसके चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, ये कोई जल्दबाजी वाला नहीं लगता, क्योंकि जो सुबह जब ये रिकवरी हुई थी फरीदाबाद में एक्सप्लोसिव की, उस रिकवरी के बाद हो सकता है, क्योंकि वो जो एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ वो, और इसमें जो बताया जा रहा है वो अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोसिव है अभी तक की जानकारी के हिसाब से, तो वो इससे कनेक्टेड लग रहा है। लेकिन ये जल्दबाजी का नहीं है। जल्दबाजी होती तो 3 घंटे यहाँ क्या करते, 3 घंटे पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, हरियाणा से आना इसका तय हो गया है कि वहाँ पे सर, लेकिन शाम को हुआ ना ब्लास्ट, शाम को 6:52 पर ब्लास्ट हुआ। शायद दोपहर के वक्त में इतनी भीड़ नहीं रहती हो, शाम के टाइम में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है सड़कों पर, शायद इस टाइम का इंतजार किया गया हो। और जल्दबाजी में फरीदाबाद से, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर से तस्वीर सामने आई है, जब वहां छापेमारी हो रही थी, उसी छापेमारी के डर से यहाँ भागा हो। लाल किला जैसे जो आइकॉनिक प्लेस पे इन्होंने चुन के ये सारा किया है कि हम यहाँ करेंगे तो इनकी पब्लिसिटी ज्यादा होगी, और वक्त ऐसा चुना है जहाँ पर ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा लोगों की मौत हो या इंजर्ड हो। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है, जल्दबाजी की वजह से नहीं है कि ये वहां से भाग कर आ गए और यहाँ पे ऐसा हो गया। ये प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है मुझे, और क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने टाइम और जगह ये दोनों चुनी है इन्होंने। अच्छा सर, जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम तुरंत पहुंच गई थी, पुलिस की टीम पहुंची, इन्वेस्टिगेटिव टीम पहुंची, NSG कमांडो भी पहुंचे, जब इस तरह की घटना स्थल से सबूत जुटाए जाते हैं, कितनी दिन लगते हैं या फिर कितने घंटों में साफ हो जाता है
क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके का ब्लास्ट था? कि इसमें जब एफएसएल के ऑफिसर्स वहां पर मौके पर आए, उन्होंने अपने पास जो इसके मोबाइल टूल्स होते हैं, यानी कि हाथ में लगते हुए टूल्स भी होते हैं जो कि केमिकल को बता देते हैं। हाँ। लेबोरेटरी में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। तो अमूमन ये अगर बहुत जल्दबाजी इसमें ना समझी जाए तो उसका पता लग जाता है जल्दी ही। लेकिन अभी तक क्योंकि कल होम मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि हम सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं, इसी वजह से डिक्लेयर शायद रात में नहीं किया गया था, सुबह शायद डिक्लेयर कर दिया है कि ये टेररिस्ट अटैक है और इसमें अमोनियम नाइट्रेट के होने की बताया जा रहा है, जो कि फरीदाबाद में कई बरामद हुआ था और लगता है कि वही का एक हिस्सा है। दूसरा अभी उमर डिक्लेयर शेख, तो हालांकि नहीं जो कि किया है कश्मीर का रहने सर। वाला अभी डिक्लेयर नहीं किया है, डिक्लेयर करना बाकी है और जो फॉरेंसिक टीम है शायद 12 बजे इस बारे में जानकारी साझा करे भी कि किस तरीके का, किस किस्म का ब्लास्ट है। लेकिन एक चिंता वाली बात ये, कल जब फरीदाबाद में वहां छापेमारी हो रही थी सर, पढ़े लिखे लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये डॉक्टर हैं, ये सीए हैं, ये इंजीनियर हैं, ये लेक्चरर हैं, ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था, जहां अशिक्षा होती थी, गरीबी होती थी, या जहां कम एज वाले युवा होते थे, उनका ब्रेन वॉश करना इजी था। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, पढ़े लिखे लोगों को हायर कर रहे जा रहे हैं। आपने देखा होगा इधर लाल किला ब्लास्ट में भी कुछ काफी कंप्यूटर एक्सपर्ट थे और पाटला हाउस में भी काफी कंप्यूटर एक्सपर्ट इन्होंने यूज किए हुए थे, पढ़े लिखे लोग। इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब की भर्ती की जाती है उग्रवादियों द्वारा और ऐसे इनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि किस प्रकार से ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल किया जाए। अच्छे अच्छे परिवारों के लड़के इसमें शामिल हो जाते हैं। कई बार इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें होते जा रहे हैं और ये वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना बनता जा रहा है कि उग्रवाद को किस प्रकार से फैलाया जाए। नॉट ओनली इन आवर कंट्री, आपने देखा होगा कई और कंट्रीज में भी ऐसे एक्टिविटीज, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, खासतौर से हमारे लिए भी, क्योंकि अभी काफी सालों से यहाँ पर दिल्ली आसपास में कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ था। अगर ये इंसिडेंट कंफर्म हो गया है कि हाँ टेररिस्ट अटैक है, जैसा आप भी बता रहे हो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कई चैनल से आज दिल्ली पुलिस ने ये तो डिक्लेयर कर दिया था कि हमने टेररिस्ट अटैक के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तो इसका मतलब टेंटेटिव ये मान के चल रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक है। और इसका उमर खालिद जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर का आदमी है, जो कल देखा गया, बता रहे कार में देखा गया, तो ये कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कोई उमर खालिद नाम का आदमी उसी गाड़ी का नंबर I-20 में, और जो कि वहां पर तारिक के नाम से वहां दर्ज है, या पुलवामा तक इसके लिंक है। तो ये ऐसे कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये टेररिस्ट अटैक ना हो। मेरी समझ से अभी भी डिक्लेयर होना भले ही बाकी है, लेकिन ये टेररिस्ट एंगल से ही इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप उस उमर मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं जो कि I-20 ड्राइव कर रहा था, जो कि जम्मू कश्मीर के दक्षिण इलाके से बिलोंग करता है, जिसके 2 भाई और मां को हिरासत में ले लिया गया है। चूंकि आप दिल्ली पुलिस में डीसीपी रहे हैं सर, 14 बरस बाद दिल्ली दहली है, ये दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और बाकी देश के जो हिस्से हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा लग रहा है आपको? मैम, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सीरियस मामला है। इसको दिल्ली पुलिस बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि ऐसा अगर ये इंसिडेंट होना लगेगा तो दिल्ली के निवासियों की जो विश्वास है कानून व्यवस्था पर, वो उठ जाएगा। और इसलिए बहुत सख्ती से इस केस को भी हैंडल किया जाना है। और इसके हैंडल करने के बाद ये जितने भी सारे के सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबका बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द लगाना जरूरी है इसमें। ताकि ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसिडेंट के बाद कोई और ऐसा ग्रुप हो जो अभी बचा हुआ है, वो कोई और कहीं इंसिडेंट ना कर दे। ये भी इनकी हिस्ट्री रही है कि उग्रवादी जब कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो एक जगह करने के बाद दूसरी जगह दोबारा कर देते हैं, और खासतौर से ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल है या वीआईपी मूवमेंट ज्यादा होती है, वहां पर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, कल आपने देखा होगा इस इंसिडेंट के बाद तुरंत पूरी दिल्ली नहीं, पूरे आसपास दिल्ली, एनसीआर और दूसरे स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, सब जगह हाई अलर्ट कर दिया गया था। उसका यही एक वो था कि कहीं और ऐसा इंसिडेंट ना हो और पूरे चाक चौबंद इसमें सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि ऐसा कुछ इसमें। इनफैक्ट आगे अगला सवाल मैं आपसे यही करना चाहती थी एलन राव सर, क्योंकि दिल्ली को चुना गया और दिल्ली में ये जोरदार जो ब्लास्ट है ये पूरे देश को दहशत में डाल रहा है। अमेरिका तक कह रहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं, उधर पाकिस्तान के लिए खबर हेडलाइन बन गई है। ये जिस तरीके से धमाका हुआ है, क्योंकि दिल्ली ने सीरियल ब्लास्ट भी देखे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली को अलर्ट पर रख दिया गया। दिल्ली पुलिस के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और कितना पॉसिबल है कि हर गाड़ी की चेकिंग कर ली जाए, हर मूवमेंट पर नजर रख दी जाए, क्योंकि अगर छापेमारी से बौखलाहट में दिल्ली में जाकर ये ब्लास्ट किया गया है या फिर दिल्ली में और बाकी जगहों पर हमले की प्लानिंग है, तो उसे रोका कैसे जाएगा? ये कितना ज्यादा चैलेंजिंग है?
डेफिनेटली चैलेंजिंग ये जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस बहुत सक्षम है अपने आप में इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। और इसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि दिल्ली पुलिस इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सके, और डेफिनेटली पूरी सुरक्षा के तौर पर इसको देखा जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में इसीलिए सब जगह से बहुत ज्यादा सख्ती से इसमें सुरक्षा की जांच और हर जगह की चप्पे चप्पे में पुलिस की प्रेजेंस, और वो अपनी जो ड्यूटीज हैं वो एक्सक्लूसिवली बहुत ज्यादा अच्छे से तरीके कर रही है और करती रहेगी। और इनको भी इसको सोल्व होने के बाद में पूरे नेटवर्क को जब पकड़ लिया जाएगा तो एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ, इनके मंसूबे उन्होंने करने की कोशिश जरूर की है और करने में कामयाब भी हो गए, लेकिन आगे ना कर पाए, इसके लिए पुलिस पूरी अपनी तरफ से पूरी सक्षम है इसको करने के लिए। अच्छा, ये जो ब्लास्ट की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं आपसे भी ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आपने डीसीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। अलग अलग दावे हो रहे हैं सर, एक्सपर्ट से हमारी लगातार बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जो आग की लपटें हैं ना, ऊपर की तरफ से देखा जाए तो नारंगी रंग की दिख रही हैं, इसमें अमोनियम नाइट्रेट के होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी और तरीके का ब्लास्ट होता तो जो डेड बॉडीज थी वो काली पड़ जाती, यानी कि काला रंग उन पर हो जाता, जबकि जो डेड बॉडीज हैं देखने लायक तो कतई नहीं है, लेकिन वो बड़ी क्षत विक्षत स्थिति में है। तो ये जो धमाका हुआ है, ये जो आग की लपटें हैं, ये देखकर आपका अंदाजा क्या कह रहा है? देखिए मैम, जब भी कोई ऐसा धमाका होता है तो उसमें स्प्लिंटर्स का काम ज्यादा होता है। धमाके बम में स्प्लिंटर्स होते हैं, आग लगती है, आग लगने से बॉडी चार्ज हो जाती है और स्प्लिंटर से आदमी के जो बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए वो ये जरूरी नहीं है कि वो सारा काला पड़ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसके निशान, एक्सप्लोसिव अगर कहीं ना कहीं बच गया है, जल नहीं पाया है तो उसके निशान जरूर मिलते हैं। लेकिन कई बार एक्सप्लोसिव जब जल जाता है तो वो उसके निशान गायब हो जाते हैं। तो इसलिए अभी और दूसरी बात, एफएसएल से रिपोर्ट अभी आने वाली है, एफएसएल के एक्सपर्ट अभी बता देंगे कि इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज हुआ है। मोस्ट लाइकली आरडीएक्स तो नहीं था। धमाका जितनी तेजी से किया गया उससे ये लगता है कि एक्सप्लोसिव की मात्रा बहुत ज्यादा थी और वो कंटेनर इतना बड़ा टाइटली बंद था ताकि धमाका जितना जोर से हुआ है, जितना कंटेनर टाइट होगा, कंटेनर में जितना ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा, धमाका उतना ही तेज होगा, क्योंकि जब भी वो फटता है तो उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। और ये आपने देखा होगा कि सभी गाड़ियां आसपास थी वो टूट गए, शीशे टूट गए और गाड़ियां छत विच्छेद हो गई है। बहुत से लोगों की बॉडी का पता नहीं लगा कौन सी बॉडी का हिस्सा कहाँ पर है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस इंसिडेंट था और ये बहुत हैवी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव है उसको इसमें इस्तेमाल किया गया था। कौन सा केमिकल है वो अभी एफएसएल के रिपोर्ट से ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा। सर, गाड़ियों की तो ऐसी हालत हो गई थी, ऐसे पिचक गई थी गाड़ियां जैसे बड़े जोरदार टक्कर के बाद में होती हैं, जब कार के परखच्चे उड़ जाते हैं या कार एकदम से खत्म हो जाती हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश भड़का हुआ था और बौखलाहट में हो सकता है उसने इस हमले को अंजाम दिया हो, लेकिन दिल्ली ही क्यों चुना होगा? 14 बरस बाद दिल्ली को ही क्यों दहलाया गया होगा? क्या ये दिखाने बताने की कोशिश थी कि आतंक के पांव जो हैं वो हम भारत में पसार रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर एरिया से दाखिल होने के बाद में ये विस्फोटक सब इकट्ठा करना, दिल्ली तक पहुंच जाना। ये आपका जो दिल्ली वाली बात है, ये मैं इस बात से इसलिए सहमत हूँ कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश इनकी रहती है हमेशा। यही ब्लास्ट अगर जम्मू कश्मीर के किसी रिमोट एरिया में होता तो इतनी कवरेज आप भी नहीं करते हैं दिल्ली में, और वो भी खासतौर से लाल किला पे जहां पर प्रधानमंत्री हर साल झंडा फहराते हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस पर। इसको चुना गया है कि यहाँ पर वो ये क्लेम करना चाहते हैं कि आप कितना ही हमको ये कहें कि हम ब्लास्ट को रोक दिया है, लेकिन ये वाला इंसिडेंट अगर टेररिस्ट एक्टिविटी जैसे मोहम्मद ने किया हुआ है तो डेफिनेटली उनके जो इरादे हैं, जो भी करने के इरादे हैं, जो कि उसके आका बाहर बैठे हुए हैं या वो इसको प्लानिंग करते रहते हैं जैश मोहम्मद के, तो वो ये साबित करना चाह रहा है कि हम कभी रुके नहीं हैं और हमारे मंसूबों को आप रोक नहीं सकते हो। तो यही एक पर्पज से इन्होंने लाल किला को चुनाया। दिल्ली अकेली नहीं, लाल किला जैसी आइकॉनिक हिस्टोरिकल आइकॉनिक जगह को चुनकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारी एग्जिस्टेंस है। चाहे आप कितना ही कहें कि 14-15 साल से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला इंसिडेंट अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज डिक्लेयर हो गया है या होने वाला है और जैश मोहम्मद की तरफ से अगर ये करवाया गया है, जो कि उसके हिंट मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका ये क्लेम कि हम अभी चुप नहीं बैठेंगे, आप भले ही कुछ भी हमें कहते रहें, तो वो मुझे लगता है कि ये वो साबित करना चाह रहे हैं।
और पुलिस को बैक फुट पर इस केस ने ला दिया है। और अभी अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद बाकी सब चीजें खुल जाएंगी और बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये फिर पुलिस की कामयाबी का एक हिस्सा बनेगा। आपने अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र किया सर, क्योंकि उसका इस्तेमाल बाकी काम में भी होता है, जैसे चट्टाने बड़ी तोड़नी है तो वहां भी अमोनियम नाइट्रेट से धमाके किए जाते हैं। क्या ये भी एक बड़ा रीजन रहा होगा अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करना, कि इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसे इकट्ठा किया जा सकता है? बिल्कुल, ये जो आपको पहाड़ों में तोड़ते हैं, बड़ी बड़ी खाने तोड़ते हैं, वो उसमें अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये अवेलेबिलिटी इससे भी अवेलेबिलिटी हो गई है, क्योंकि अगर इनको ये बहुत ज्यादा इन्होंने नो हाउ कर रखा है कि अमोनियम नाइट्रेट से कैसे पंप बनाना है, तो ये इसको इजीली अवेलेबल होने की वजह से भी ये हो सकता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट को ही चुना है। और क्योंकि आरडीएक्स का लाना और प्रोक्योर करना और आरडीएक्स कहीं से दूर से लाना, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट इजीली मार्केट में अवेलेबल है। उसको कितना इकट्ठा किया जाए और फिर उसके बाद बम बनाने की जो प्रक्रिया है, आप बम बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा नो हाउ की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट में डालिए हाउ टू मेक बम, दे विल वो आपको कितने तरीके बता देंगे किस प्रकार से कैसे इससे बम बनता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो खाली बैठे बैठे उग्रवादियों का शरारती दिमाग है, वो यही सब सोचते रहते हैं और वो अपनी कहीं ना कहीं रेकी करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद ये अपनी प्लानिंग को इस्तेमाल करके इंजाम देते हैं। अच्छा, इससे पहले जो देखा गया ना सर, किसी जगह बम रख देना, प्लांट कर देना और फिर उसमें ब्लास्ट कर देना, ये चलती गाड़ी में हुआ ब्लास्ट है। आपको लग रहा है ये बाय मिस्टेक भी हो गया होगा, कहीं और कार को ले जाना होगा, पार्क करना होगा, वहां पर धमाका करना होगा? क्या बाय चांस भी ये ब्लास्ट हो सकता है, या फिर अगर जानबूझकर चलती कार में किया गया है जब आसपास बाकी गाड़ियां थी, तो ये फिदायन हमला है? दोनों पॉसिबिलिटीज मैं समझता हूं, क्योंकि अगर ये कोई भी ब्लास्ट बिना ट्रिगर के नहीं होता है, कोई ना कोई इग्नाइट करना होता है, उसको कोई उसका बैटरी सोर्स लगाना होता है, तो वो करे बिना कोई भी ब्लास्ट नहीं हो सकता। दूसरा, अगर ये हो सकता है कि ब्लास्ट तो इग्नाइट तो हो चुका है, एक ये भी वजह हो सकती है कि जो ब्लास्ट करने वाला है सुसाइड एंड थ्योरी पे अगर जाते हैं, तो वो ये होती है कि जो आदमी जिसने ब्लास्ट किया है वो पकड़ा ना जाए किसी वजह से, और जो पकड़ा नहीं जाएगा तो वो उसकी प्लानिंग सारी चीजें कैसे पता लगेंगी वो आदमी। और ये लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाने वाले हैं, वो ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों का कि तुम हमारे कौम के लिए ऐसे फिदा हो जाओ, तुम्हारे अपने परिवार को हम तुम्हें देखेंगे, इतना पैसा दे देंगे, ये इतना पूरा लालच देते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी ये दोनों बातों में से कहना बड़ा जल्दी होगा कि ये फिदाइन अटैक है या एक्सीडेंटल ट्रिगर हुआ है ब्लास्ट है। इसमें तो दो राय नहीं है कि ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट बिना ट्रिगरिंग के नहीं होता है। ट्रिगरिंग अगर है तो वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है, लेकिन सुसाइडल होने के भी चांसेस इसमें पूरे पूरे हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, पूरे मामले की तह तक पहुंचना और फिर इस मामले की जानकारी भी साझा करना और आगे जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचना। लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है सर, एक वो भी टाइम था ना जैसे 26/11 हमला, इसमें ये देखा गया कि आतंकी कहां से दाखिल हुए, कैसे उन्होंने मुंबई में ये हमला किया और कैसे फिर बेगुनाह लोगों को मारा गया। बाहरी देशों से आतंकियों का दाखिल होना फिर भी ट्रेस हो सकता है, ये पता लग सकता है कि कैसे आतंकी दाखिल हुए, लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोगों को आतंक की राह पर चला देना, उन्हें आतंकी बना देना, ये तो और ज्यादा चैलेंजिंग होना ना, अपने ही देश में ढूंढना कि कौन है देश का गद्दार। सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने गद्दारों में से कैसे किसी को बचाना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन ये जितना बड़े इंसिडेंट जो होते हैं वो सारे के सारे प्लानिंग से होते हैं। इसमें भी भले ही हमारे देश के अंदर के आदमी इन्वॉल्व हुए हो, लेकिन इसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं से बाहर से बैठे लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, वहां पे इसकी डायरेक्शन है। अगर जैसे मोहम्मद का इसे किया हुआ, अभी क्लेम किसी ने नहीं किया, ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट करने के बाद कोई ना कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको जरूर डेफिनेटली क्लेम करती है कि हमने किया है, ताकि उनका नाम हो कि देखिए हमने किया है। अभी तक इसको कोई क्लेम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अभी आई नहीं है, लेकिन सस्पेक्टेड यही है कि जैसे मोहम्मद का इसमें हाथ हो सकता है और उनका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। भले ही हमारे लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्शन कहीं ना कहीं से उन्हीं की होती है, ट्रेनिंग उन्हीं की होती है, और पूरा पर्पस कहाँ करना है, पूरी प्लानिंग वहीं बैठे बैठे लोग करते हैं। और वो यहाँ के हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हुए कि वो उनको यूज करते हैं और वो डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसा करिए, और पूरा ब्रेन वॉश करके उनको लालच भी देते हैं। तो ये हमारे देश की कमी है कि हमारे लोग ही हमारे खिलाफ बैठकर काम करते हैं। इसके लिए वास्तव में चिंता की बात है। राव सर, चूंकि पहलगाम आतंकी घटना जब हुई,
सीधे पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ा हुआ था, लेकिन तभी आतंकी संगठन कोई सामने नहीं आया कि जिम्मेदारी ले ले। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंक पर चोट बड़ी जरूर की गई। ये भी एक ट्रेंड बदला है क्या आतंकियों का कि हमला कर दें, नुकसान पहुंचा दें, लेकिन फिर उसकी जिम्मेदारी ना लें? हो सकता है ये उनकी अपनी प्लानिंग का हिस्सा है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं लेते हैं। और क्योंकि ये तो तय है कि अगर ये इंसिडेंट उग्रवादी है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें डेफिनेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हाथ होगा। तो ये लेटेस्ट हो सकता है। यू आर राइट कि वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो वहां पे पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसमें उन्होंने कोई ऑन नहीं किया था, किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया था, लेकिन बाद में वर्कआउट हो गया था वो केस और उसमें पता लग गया था कौन आदमी इसमें शामिल है। तो यहाँ भी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कैन नॉट बी रूल आउट। क्योंकि पाकिस्तान से जब हमारे साथ में मेहमान जुड़ते हैं, सीधा जब हम उनसे सवाल करते हैं तो वो कह देते हैं लाइए सबूत दिखाइए, हमारी तरफ से ये नहीं हुआ। और जब पाकिस्तान की इमेज आतंक को लेकर खराब होती है तो उसे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। फिर वैश्विक स्तर पर सवाल जवाब भी होते हैं और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, फजीयत होती है। लेकिन अब जब दिल्ली में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है तो सवाल पहले हम ही अपनी सुरक्षा एजेंसियों से पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए। ये I-20 कार में हुआ जोरदार ब्लास्ट है और जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ सर, तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है ना जो हमसे नहीं देखी जा रही। फिर मीडिया गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्क्रीन पर दिखाना तो बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं। आपने वो तस्वीरें देखी हैं क्या? क्योंकि आप दिल्ली के डीसीपी रहे और आपने इससे पहले के ब्लास्ट भी करीब से देखे होंगे। उनमें और इनमें क्या फर्क है? देखिए, ब्लास्ट तो एक जैसा ही होता है हमेशा। ये इसमें विशेष बात ये है कि इसमें फ्लेम्स बहुत ज्यादा है, आवाज बहुत ज्यादा हुई है, डैमेजेस बहुत ज्यादा हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि एक्सप्लोसिव कितनी मात्रा में है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल किया गया है। और साथ साथ ये भी एक बड़ा क्लियर मैं बता दूं कि ये जो अपने लोगों की जो बात है, जो हमारे लोग बीच में करके ये सारे मदद करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, जो बाहर के उग्रवादी संगठनों को मदद करते हैं किसी न किसी वजह से, वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी घातक चीज है और चिंता का विषय है। हमें उन सबको आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त, और मैं समझता हूँ इस केस में जो यूएपी एक्ट में बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ है, हमारा कानून बहुत सख्त है। इसमें कोई भी किसी की मदद करने वाला हो, चाहे फाइनेंस करने वाला हो, चाहे प्रोटेक्शन देने वाला हो, चाहे शेल्टर देने वाला हो, सभी के खिलाफ इसमें सेक्शन धीरे धीरे अलग अलग दिए हुए हैं। और सभी को इसमें जो ही इसमें लीड मिलेगी केस में, सारे के सारे लोग इसमें अरेस्ट हो जाएंगे और बहुत सीरियसली इस केस को लिया जाए, क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध ये उग्रवाद के एक्शन के तहत किया गया है। इसको कोई भी इसको लाइटली नहीं लेगा। हमारी सरकार, हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस इसको बहुत सीरियसली लेकर इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैम ठीक, बिल्कुल। एलन राव सर, बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। आप दिल्ली पुलिस पूर्व डीसीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और आज के इस ब्लास्ट को लेकर आप कह रहे हैं ये प्योरली आतंकी हमला दिखाई दे रहा है, लेकिन इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।